हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और रिवाइज किया होगा अच्छे से। तो अब हम देखते हैं अगले टॉपिक्स को। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये लोग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें ये होता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। और हमने डिफ्यूजन के बारे में पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है। तो आपकी ये जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें डिफ्यूजन के बारे में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन की डेफिनेशन दी जा चुकी है, देखो। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? We saw that there is spontaneous movement of substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. देखो, आप इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो यहां से लिखना, ठीक है। The spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration. ऐसा मतलब कहीं पे किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी ना तो वहां से दूसरी तरफ वो चीज मूव करेगी जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है। मान लो एक रूम है और उस रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और दूसरा एक रूम है उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो होगा क्या? जिस रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना वो धीमे धीमे ट्राई करेंगे दूसरे रूम में जाने का, अपने आप। कोई उनको कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अपने आप जाने का ट्राई करेंगे क्योंकि उनको भी तो जगह चाहिए ना। तो ये होता है स्पॉन्टेनियसली। इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। किसी भी चीज का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, किसी भी सब्सटेंस का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में। तो बच्चों एक बार यहां पे हम समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ना वो आखिर कैसे होता है। ठीक है। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है आखिर वो कैसे होता है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है। ये एक एरिया है और दूसरा वाला है ये एरिया, ठीक है। ऐसे दो एरियाज हैं। अब होता क्या है, एक एरिया में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें सब्सटेंसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे सब्सटेंस हैं इसमें, ऑलराइट। और उसके कंपैरिजन में इस एरिया में सब्सटेंस बहुत कम है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसकी होगी? इसकी ज्यादा होगी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, जबकि इसकी कम होगी। तो ये जो सारे सब्सटेंस है ना वो धीमे धीमे किस तरफ मूव करेंगे? वो धीमे धीमे इस वाले एरिया में मूव करेंगे, इस तरफ, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। सो इसी डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से ऑक्सीजन, देखो, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है और वाटर भी, ठीक है। तो ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा जो डायग्राम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है। ये सेल के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और ये सेल के बाहर वाला। इसीलिए इसको बोला है ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड, ठीक है। और ये सेल के अंदर का फ्लूइड, इसीलिए इंट्रा सेल्यूलर। और सेल के अंदर ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। वाटर आता है, वाटर निकलता भी है, ऑलराइट। तो ये सब होता कहां से है? ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर, देखो टॉपिक क्या लिखा है बच्चों। ऊपर जो टॉपिक लिखा है, हाउ डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज। कौन कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा वो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर इसको समझेंगे। Something similar to this happens in cells when, for example, some substances like CO2, that is, which is a cellular waste, वो cellular waste होता है ना सेल के लिए, requires to be excreted out, जो भी वेस्ट होता है वो सेल के बाहर जाना चाहिए, ठीक है। Accumulates in high concentration inside the cell,
In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड धीमे धीमे जमा होने लगता है, धीमे धीमे वो कचरा जमा होने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से निकल के बाहर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और सेल के बाहर कम होगा, ठीक है। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by a process of diffusion, ठीक है, diffusion के process से। Similarly, O2, that is oxygen, enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. चलो इसको आप समझते हैं अच्छे से एक बार फिर से। बच्चों मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ऑलराइट। और इस सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस सेल के अंदर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रेड वाले जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑलराइट। तो जो रेड वाला है वो है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और सेल के बाहर अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, राइट। तो होगा क्या, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस हमें क्या कहता है कि अपने आप मूवमेंट होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कहां? हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। तो ये सब धीमे धीमे बाहर निकलेंगे, ओके, ये सब के सब धीमे धीमे बाहर निकलेंगे। और ये प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से अंदर से निकल कर बाहर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल को इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। और ये सेल का तो वेस्ट है ना, सेल्यूलर वेस्ट है। क्या है? सेल्यूलर वेस्ट, ओके। इसीलिए इसको बाहर की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अब ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए, ऑलराइट, अब ऑक्सीजन तो सेल को चाहिए। तो मान लो कि ये है ऑक्सीजन, ठीक है। तो सेल के बाहर ऑक्सीजन के लिए ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो सेल के बाहर मान लो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। और अंदर कॉन्सेंट्रेशन कब है मान लो, ठीक है। तो जब भी ऐसा डिफरेंस क्रिएट होता है ना कि सेल के बाहर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस की हेल्प से ये सारे के सारे सेल, ये सारे के सारे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आएंगे। कैसे? डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से आएंगे ना। तो ये है ऑक्सीजन का मूवमेंट। मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अंदर की तरफ आएगा, सेल के अंदर। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो और बाहर की तरफ कम होगा। तो सेल के अंदर से वो बाहर की तरफ मूव करेगा। हमेशा याद रखना बच्चों कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ना, डिफ्यूजन का प्रोसेस वो कैसा है? वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट किस तरफ होगा? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पे, ठीक है। तो जिसकी जिस तरफ कम होगा उस तरफ वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो हमने किसकी किसकी बात की? दो लोगों की बात की ना हमने अभी तक, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात की। अब बचा वाटर। तो क्या वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है? हाँ, करता है। लेकिन इसमें इस प्रोसेस का नाम जरा सा चेंज हो जाता है, ठीक है।
द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ठीक है, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से इस तरह का जब मूवमेंट होता है ना वाटर का, किसका मूवमेंट? वाटर का मूवमेंट, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो वाटर का जो मूवमेंट है वो एक और चीज पे डिपेंड करता है कि वाटर के अंदर कोई सब्सटेंस अगर डिजॉल्व्ड है ना तो वो कितना डिजॉल्व्ड है। ठीक है, thus osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of low water concentration। तो ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस भी एक टाइप का ये डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें वाटर का मूवमेंट होता है। कहां से? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, वो रीजन जहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस तरफ से वो जाएगा उस रीजन में जहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। किसके जरिए जाएगा? बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। ठीक है, तो बच्चों जो हमने अभी अभी पढ़ा उस प्रोसेस का नाम क्या था? ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे भी आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आराम से हर एक चीज को समझना वही अच्छी बात होती है, उसको रटना नहीं है, समझना है उसको। तो ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस है वाटर का मूवमेंट। किसका मूवमेंट? वाटर का मूवमेंट। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट है कहां से कहां पे? हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से, ठीक है, टी नहीं आएगा, सॉरी, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया के बीच में। ठीक है, लेकिन वो किससे पास होता है? यहां पे बीच में क्या है? बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो जब वाटर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होगा ना, ठीक है, चलो बना दिया ऐसा। ठीक है, तो जब वाटर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होगा तब ठीक रहेगा, तभी उसको हम बोल पाएंगे। ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है। तो मान लो ये वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, तो ये वाटर जब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया के बीच में से यहाँ पे पास होगा। और ये क्या है? ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, बहुत ही बेकार कलर मैंने चूज कर लिया गलती से। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ना कि ओस्मोसिस है क्या। ओस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लेकिन बीच में एक बात याद रखने की, क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास होता है। ऑलराइट, अब आप सोचोगे ये डायग्राम क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान से डायग्राम देखो बच्चों यहाँ पे। ठीक है, पहले डिफ्यूजन समझते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है किसी भी चीज की तो वो मूव करता है उस एरियाज में जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो यहाँ पे इतने में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, तो जब मूव किया तो हर तरफ वो फैल जाएगा, ठीक से हर तरफ फैल जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना वर्ड डिफ्यूज्ड इवनली इक्विलिब्रियम, तब तक वो डिफ्यूज होता रहेगा जब तक कि पूरे हर तरफ उसने स्पेस ऑक्यूपाई ना कर ली हो, हर तरफ इक्वल अमाउंट ना हो। ठीक है, ऑलराइट। जैसे क्लास में कोई बच्चा अगर परफ्यूम लेके आता है, और समझ आपके क्लास में भी कुछ ऐसे नमूने होते हैं ना, परफ्यूम लेके आते हैं और जब लेक्चर चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, तो उस टाइम पे परफ्यूम छाट दिया। ठीक है, अच्छा लगा तो ठीक है, और अगर खराब लगा तो 2-4 बच्चे चिल्लाने लगते हैं, अरे बाप रे बहुत बेकार परफ्यूम छाटा है सर, किसी ने परफ्यूम छाटा। ऐसे होता है ना कुछ। ठीक है, तो वो क्या होता है, जहां पे होता है ना, जहां से निकला होता है परफ्यूम, वो फिर धीमे धीमे हर तरफ फैलता है। ओके, तो पूरी क्लास में फैल जाता है वैसा। ऑलराइट, फिर ओस्मोसिस के बारे में देखते हैं। ठीक है, ओस्मोसिस में क्या लिखा है देखो,
इसमें क्या होता है कि वाटर है, इस तरफ ये पूरा वाटर है, इसका ये सॉल्यूट है, ये जो पार्टिकल्स है, वाटर के अंदर कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूट कहते हैं ना उसको, ठीक है। तो वो धीमे धीमे क्या होते हैं, दूसरे तरफ जाते हैं, ठीक है, धीमे धीमे क्या होते हैं, वो दूसरे तरफ जाते हैं। ऑलराइट, तो क्या जाता है, पार्टिकल जाते हैं नहीं। ओस्मोसिस का मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर, याद है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यहां से इस एरिया में कौन मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। कॉन्सेंट्रेशन तो वैसी की वैसी, लेकिन मूव करेगा वाटर, ताकि कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल कर सके। देखो, सेम कॉन्सेंट्रेशन, ताकि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो सके। मतलब कि जितना इस पार्टिकल को जगह मिल रही है इस तरफ, उतना ही इस पार्टिकल को जगह मिलनी चाहिए इस तरफ। ओके, जैसे मान लो ये 3 पार्टिकल के लिए इतनी जगह है, ऑलराइट, वाटर की, तो इस तरफ भी 3 पार्टिकल के लिए वाटर की उतनी ही जगह होगी। तो वाटर मूव करता है ताकि कॉन्सेंट्रेशन सेम हो सके दोनों तरफ, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पे देख लो एक बार क्या लिखा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, देखो वाटर है सॉल्वेंट, और वाटर के अंदर अगर कोई सब्सटेंस आपने डिसॉल्व किया है ना, वो है सॉल्यूट। इतना आपको पता होगा, एक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर जो अगर मान लो वाटर है तो वो सॉल्वेंट कहलाता है, और वाटर के अंदर के जो भी आपने सब्सटेंस को डिसॉल्व किया ना, वो कहलाता है सॉल्यूट। तो वाटर का मूवमेंट होता है, इसीलिए यहां पे लिखा है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं यहां से यहां पे, ठीक है। देखो, वाटर के मॉलिक्यूल मूव किए तो वाटर इस तरफ हो गया, अब देखने में तो कम ही लग रहा है ना, लेकिन अब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई है। मतलब जितना अमाउंट वाटर का इसको मिला है, एक मॉलिक्यूल को मिला है, उतना ही एक मॉलिक्यूल को इधर भी मिलेगा। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना जो आपको बताने जा रहा हूं। अब जो 3 टॉपिक आप पढ़ने वाले हो ना, 3 टर्म्स, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ध्यान देना। कई बच्चे इसको समझने में गलती करते हैं, फिर उनको पूरा साल निकल जाता है, समझ में नहीं आता क्या होता है। तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये तीनों किसके प्रकार हैं, ये सॉल्यूशन के प्रकार हैं। इसको हमें समझना है इस टॉपिक में, ठीक है। सो जब भी इस तरह का मूवमेंट होता है ना, ओस्मोसिस का या डिफ्यूजन, जो भी आप बोलो, तो उसमें क्या हो सकता है, देखो 3 चीजें हो सकती है उसमें, ठीक है। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ओस्मोसिस। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर मीडियम है कोई, मान लो, ठीक है, अगर कोई मीडियम है, जैसे यहां पे देख लो, ठीक है, तो अगर कोई मीडियम है, उसके अंदर बाहर की तरफ जो वाटर है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अंदर। तो अगर सेल के बाहर की तरफ वाटर ज्यादा है और सेल के अंदर की तरफ वाटर कम है, तो वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। येलो दिख रही ना आपको, ये येलो एरो। तो अगर वाटर बाहर की तरफ ज्यादा है तो अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा, तो अंदर वाला सेल जो होगा ना, वो थोड़ा फूल जाएगा, ठीक है, थोड़ा स्वेल हो जाएगा। यहां डायग्राम दिख रहा है, ज्यादा वाटर अब आ गया, तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, when the medium surrounding the cell has a higher concentration of water, the movement of water from outside to the inside of cell will take place, ठीक है। the cell will gain water, कैसे, osmosis वाले प्रोसेस से। तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both the directions, but more water will come into the cell than will leave. The net, that is, overall result is that the water enters the cell is likely to swell up. Swell मतलब क्या, फूल जाना, सूज जाना, उसको बोलते हैं swell up,
ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ा हमने? देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स आराम से फ्रीली अंदर जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उनको कुछ बोला नहीं, रोका नहीं है कुछ भी, ठीक है। लेकिन होगा क्या, वाटर जितना अंदर जाएगा ना वो ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा अंदर जाएगा और बाहर कम निकलेगा, मतलब टोटल रिजल्ट कितना होगा, टोटल नेट जो देखेंगे तो क्या होगा कि वो ज्यादा वाटर अंदर जा रहा है, ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग इनसाइड, इसीलिए सेल स्वेल हो जाएगा। आगे दूसरे केस में क्या होगा, अगर, ठीक है, अगर सेल के बाहर, ये सेल है, सेल के बाहर जो जितना वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही वाटर सेल के अंदर अगर है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. No net movement. No net movement का मतलब क्या, देखो वाटर अंदर तो जाएगा, बाहर भी निकलेगा, लेकिन जितना अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा, मतलब टोटल क्या हुआ, कैंसल हो गया ना, यहाँ पे मान लो कि +3 -3 कैंसल, ठीक है, सेम रहेगा। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज। सेल की जो साइज पहले थी वैसी की वैसी रहेगी, क्यों, ना तो एक्स्ट्रा पानी अंदर आया ना तो एक्स्ट्रा पानी बाहर गया, जितना पानी अंदर आया था उतना ही बाहर निकला। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर, देखो, अगर सेल के अंदर जितना पानी है उससे कम पानी सेल के बाहर है, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, और हो सके तो ये नोट डाउन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, अच्छा रहेगा यार, ठीक है, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, रिवाइज करने में फायदा होगा। एक बार फिर से बोलता हूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अगर सेल के अंदर जितना वाटर है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है, उससे ज्यादा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ अगर, उससे अगर कम है, सेल के अंदर ज्यादा है सेल के बाहर कम है, तो सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलेगा। ऑलराइट, सेल के अंदर से वाटर बाहर निकलेगा, सेल विल लूज द वाटर, तो सेल बेचारा कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा ना। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Again, water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore, the cell will shrink. सेल कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं श्रिंक होना। आप किसी चीज को दबा दोगे तो वो सिकुड़ जाएगी ना, श्रिंक होना, ठीक है। तो सेल श्रिंक कब होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। सेल का साइज सेम कब रहता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। सेल कब बड़ा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। और सेल में से वाटर कब बाहर निकलता है, कौन से सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। सेल में से वाटर जितना बाहर निकलेगा उतना ही अंदर आएगा, ये कब होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। और सेल के अंदर वाटर आएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर वाटर ज्यादा था तो अंदर की तरफ आएगा, ये हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा बड़ा, मतलब श्रिंक नहीं होगा, स्वेल होगा। क्या होगा, स्वेल, मोटा हो जाएगा, स्वेल मतलब सूज जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ऑलराइट, इसीलिए हम बोल सकते हैं ना कि जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, सिर्फ ऐसा डिफ्यूजन प्रोसेस जिसमें बीच में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, बस, और कुछ नहीं। ओके,
सो ये जो एक्टिविटी है 5.3 वो देख लेते हैं एक बार। तो एक्टिविटी 5.3 में क्या दिखा है यहाँ पे कि एक एग है। अगर आप एग का जो शेल है उसको निकाल दोगे, और कैसे निकालोगे, जब आप एग को एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले सॉल्यूशन में डालोगे ना, तब तो जो शेल होगा वो बना किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अंडे का जो ऊपर का हार्ड कवरिंग है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और द थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। तो जब ऊपर का जो हार्ड कवरिंग है वो निकल जाएगा, तो सेल की एग की जो कवरिंग होगी अब वो पतली स्किन रह जाएगी। अब इसी एग को आप वाटर में डाल दो, प्योर वाटर में डाल दो, और 5 मिनट बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो होगा क्या, तो एग के अंदर पानी चला गया होगा। कैसे? ओस्मोसिस वाले प्रोसेस के वजह से। ठीक है, ऐसा ही दूसरा यहां पे है। इसी तरह के सेल, इसी तरह के एग को आपने लिया, मतलब ऐसा एग जिसमें ऊपर की हार्ड कवरिंग नहीं थी। ठीक है, और उस एग को आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला, और 5 मिनट बाद आप जब ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, तो जो एग होगा ना वो सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सा छोटा आपको नजर आएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एग के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम था, क्योंकि वहां पे बाहर बहुत ज्यादा सॉल्ट सॉल्यूशन था। इसीलिए तो वाटर एग के अंदर से निकल के सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप रेजिन्स और एप्रिकॉट्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, दूसरी एक्टिविटी जो है, ठीक है, दूसरी एक्टिविटी क्या है एक बार देख लेते हैं। जो ये ड्राइड रेजिन्स है, वो ड्राइड रेजिन्स को और एप्रिकॉट्स को भी आप प्लेन वाटर में रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। बाद में आप उसको एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे ना, शुगर या सॉल्ट के, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 चीजें मिलेंगी। देखो, एक तो क्या होगा, एक में ऐसा होगा कि एग के अंदर पानी आएगा और वो एग थोड़ा फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, लिखा है ना स्वेल, ओके, स्वेल लिखा है। और लेकिन अगर आप इसी एग को जब एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो उसके अंदर का पानी निकल जाएगा और वो एग श्रिंक हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब आगे देखते हैं ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में कुछ और। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ज्यादातर जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, वो अपने अंदर से वो पानी गेन करते हैं, उनको पानी चाहिए होता है तो गेन करते हैं पानी। कैसे? ओस्मोसिस से। और जो हमारे प्लांट के रूट्स होते हैं ना, प्लांट के रूट्स को पानी अगर चाहिए, ठीक है, सॉइल में से, तो कैसे मिलता है? ओस्मोसिस की हेल्प से ही मिलता है, तभी तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं ना। तो पानी को एब्जॉर्ब करना बाय प्लांट रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ओस्मोसिस। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. तो क्या एक सेल को खाली ऑक्सीजन की जरूरत होगी या फिर वाटर की जरूरत होगी या कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ निकालना होगा, सिर्फ इतना ही होगा? नहीं, उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, उसको एनर्जी भी तो चाहिए। कोई ऐसा न्यूट्रिएंट चाहिए जो उसको एनर्जी दे सके। तो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन ये आराम से हो नहीं सकता ना, क्योंकि इनके अंदर काफी मास होता है, मतलब कि काफी एनर्जी होती है। इसीलिए इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सेल के अंदर से बाहर की तरफ निकालना हो तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सेल के अंदर लाना हो ठीक से तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, ये देखो यहां पे, अब यहां पे क्या दिखा हुआ है, यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो किसका है? स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसी है, फ्लेक्सिबल होती है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है। क्या? लिपिड, यहां पे लिखा है लिपिड, लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है। ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है लिपिड, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन। सॉरी, ये जो पूरा है, ये इतना इसका यहां पे बाहर की तरफ जो है ना, वो है लिपिड और ये है प्रोटीन, ठीक है। ऑलराइट, फिर however we can observe the structure of plasma membrane only through हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हो ना
क्योंकि एक तो सेल को ही देखना मुश्किल होता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप से। सो अगर आप सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को आप देखना चाहते तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, सेल मेम्ब्रेन की ये फ्लेक्सिबिलिटी किस काम में आती है? ताकि उसके अंदर फूड आ सके, टू एनगल्फ इन फूड, ताकि उसके अंदर फूड के पार्टिकल्स आ सके और बाकी सारे मटेरियल्स उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से, सेल के बाहर की एनवायरनमेंट है ना, वहां से अंदर की तरफ जो भी उसको फूड न्यूट्रिएंट चाहिए वो आ सके। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब वो प्रोसेस जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फूड न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड एनगल्फ होता है सेल के अंदर, बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर। अमीबा भी ऐसा ही कुछ काम करता है ना। अमीबा को अगर फूड चाहिए तो वो भी वो एंडोसाइटोसिस वाला प्रोसेस ही यूज होता है उसमें भी वो बाहर का फूड है उसको अंदर एनगल्फ कर लेता है। देखो ये रहा एंडोसाइटोसिस जो है। एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस मतलब कि फूड पार्टिकल्स सेल के अंदर आ जाते हैं। ओके, फिर इसी में से जो भी कुछ वेस्ट क्रिएट होगा ना, इसको एनर्जी, ये सेल को पूरी एनर्जी देगा, ब्रेकडाउन होगा। अब जब वेस्ट क्रिएट होगा तो वेस्ट को सेल के बाहर निकालना पड़ेगा। तो यही वेस्ट पार्टिकल्स जो होंगे वो सेल के बाहर जब निकलेंगे उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। देखो आपके सिलेबस में ये एक्सोसाइटोसिस है नहीं, लेकिन अगर ये सीख रहे हो तो ये भी सीख लो। अगर सेल के अंदर कुछ आ सकता है, फूड पार्टिकल अगर आ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो होता है एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर फूड के पार्टिकल्स अगर बाहर की तरफ, वेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वो वेस्ट जो है वो बाहर की तरफ अगर निकलते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। ओके, अब बच्चों यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। अगर आपको होमवर्क मिले स्कूल में से या फिर ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन था कि कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसके बारे में आप ये वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आपके इस लेवल पे इतना जानना उसको जरूरी है नहीं, लेकिन खाली इतना जान लो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल होता है। उसके अंदर क्या होते हैं? अ बीम ऑफ एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, अ बीम ऑफ एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, और इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। विजिबल लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं ना, विजिबल लाइट के जो फोटॉन्स की कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ 1,00,000 गुना छोटी होती है। इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है। ऑलराइट, बस आपको इतना जानना चाहिए। बाकी तो अगर आपको बहुत ज्यादा जानना है तो ये विकिपीडिया पे भी दिया हुआ है, या फिर वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो टेक्स्ट में दिए हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन पूरा आपको डिस्कस करना होगा। कौन सा बताऊं? देखो कौन सा पार्ट था जो डिस्कस करना होगा हमें? इसमें आप क्या आंसर लिखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ, लेकिन पॉइंट वाइज लिखना। ऑलराइट, ओके, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो भी इसमें दिया हुआ है, तो चलो देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो आंसर है इसका, सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट, substances move in and out of the cell because of diffusion. Diffusion is the random movement of particles in order to attain concentration equilibrium. Diffusion जो होता है वो एक random movement होता है ताकि concentration equal हो सके दोनों तरफ। इसी तरह से जो water का movement है ना, the movement of water through a semi permeable membrane, that is called osmosis. What is osmosis? The movement of water through a semi permeable membrane. And plasma membrane is a semi-permeable membrane, and water always moves from higher water concentration to lower water concentration. Water हमेशा मूव करेगा higher concentration से lower concentration की तरफ। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था? Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? क्यों? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी को भी अंदर आने देगी, किसी को भी बाहर जाने देगी? नहीं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज पैसेज टू सम सिलेक्टेड सब्सटेंसेज ओनली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे पार्ट 2 एंड होता है। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। काफी सारे अगर कोई भी ऐसा लगे कि हाँ कुछ डाउट है, कुछ ऐसा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। ऑलराइट, ओके, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको लगे कि ये वीडियो ठीक है, अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल है, तो आप शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, और अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि आपकी जान से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है दुनिया में। ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।